Hello beta, how are you? Beta, today we will start the chapter number 4, moving charges and magnetism. Okay beta, this is very easy chapter, and in this chapter we will study that how moving charges are related to magnetism. इनमें एक गहरा बेटा रिलेशन होता है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में, हम इसमें वो पढ़ेंगे बेटा. तो बेटा मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा सब टॉपिक्स के बारे में. तो फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो है बेटा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बेटा हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने 1820 में बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट से उसने 2 ऑब्जर्वेशन निकाली थी बेटा. एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था बेटा कि एक वायर है ए बी, कोई कंडक्टर है सपोज, उसको मैंने किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया. ठीक है बेटा, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? फ्रॉम ए टू बी. सिमिलरली उसने दूसरा केस लिया जिसमें उसने इसी कंडक्टर को, ए बी कंडक्टर को, वो भी सेल से कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पोलैरिटी जो है अब उसने उल्टी रखी सेल की. पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव थी ना, अब उसने क्या रखी बेटा? नेगेटिव पॉजिटिव रखी. क्लियर बेटा, ध्यान से सुनना. तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, एन मीन्स बी टू ए हो जाएगी. उसने एक मैग्नेटिक नीडल बेटा यहाँ पे रखी, एक मैग्नेटिक नीडल उसको माउंट किया बेटा उसने. मैग्नेटिक नीडल ऐसे थी जिसका साउथ जो पोल है वो इधर है बेटा, नॉर्थ पोल इधर है. ठीक है ना, और यहाँ पे उसने वही मैग्नेटिक नीडल रख दी उसने यहाँ पे. दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ. बेटा उसने क्या ऑब्ज़र्व किया पता है आपको? उसने ये ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे जो नॉर्थ पोल था ना वो अंदर की तरफ चला गया, इनवर्ड चला गया, इनवर्ड पेज के अंदर चला गया. ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्थ था वो पेज के बाहर आ गया, आउटवर्ड. ठीक है बेटा, यानी कि अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर पेज के अंदर चला गया, यहाँ पर वो पेज से बाहर आ गया. इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया जब भी किसी वायर में करंट होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है. तभी तो बेटा मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई. मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होगी? मैग्नेटिक फील्ड से. और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? इसमें करंट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई. तो ये कन्फर्म होगी पहली बात कि जब भी किसी वायर में करंट होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है. तभी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. यहाँ पे नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा? इनवर्ड. यहाँ पर कहाँ आएगा बेटा? आउटवर्ड. क्लियर? आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ. चलिए पहली बात तो ये ऑब्जर्व हो गई कि जब भी किसी वायर में करंट होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है. दूसरी बात क्या ऑब्जर्व हुई कि जब करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया मैंने यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो उल्टी होगी. यहाँ पे नॉर्थ कहाँ जा रहा है? इनवर्ड. यहाँ पर नॉर्थ क्या आ रहा है? आउटवर्ड. यानी कि कुछ तो उल्टा हुआ. ये 2 बातें ऑब्जर्व की गई. अच्छा बेटे मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा बेटा. अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, सपोज कीजिए बेटा ये साउथ डायरेक्शन है, ये देखो ये साउथ है ना, मैं इसको लिया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो बेटा बताना ईस्ट कहाँ होगा? ईस्ट बेटा इधर हो जाएगा मेरी तरफ. अरे ये एक्सपेरिमेंट बेटा ऐसे है बेटा, हॉरिजॉन्टल की तरफ है ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात. तो अगर ये नॉर्थ इधर हुआ, साउथ इधर हुआ, तो ईस्ट आपकी तरफ हो जाएगा. ये जो प्लेन पड़ा है ना, ये जो वायर है वो आपसे वो आपके जो फेस है ना, आप उसको सीधा देख रहे हो, नीचे नहीं देख रहे आप, इसको सीधा देख रहे हो ऐसे दीवार पे, इसको दीवार पे देख रहे हो. तो सोचिए बेटा अगर इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ, तो ईस्ट किधर होगा? आपकी तरफ होगा. और वेस्ट किधर होगा बेटा? नीचे की तरफ होगा. ठीक है बेटा, चलिए 2 बातें ऑब्जर्व कर ली उसने. ठीक है, चलिए बेटा अगला जो पॉइंट आता है वो है स्नो रूल. स्नो रूल बेटा क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में खास स्नो रूल लगता है. स्नो रूल क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, ये देखो साउथ इधर था ना, इधर साउथ था, इधर नॉर्थ था, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या थी बेटा? साउथ से नॉर्थ थी. तो बेटा जो नॉर्थ पोल था ना वो किधर डिफ्लेक्ट हो गया था? मैंने अभी आपको कहा ऊपर तो ईस्ट है, नीचे क्या है? नीचे वेस्ट है. तो आपका नॉर्थ किधर चला गया? किधर डिफ्लेक्ट हो गया? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया. तो यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता है बेटा? किधर डिफ्लेक्ट हो जाता है? आपका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है. लेकिन वो इसी एक्सपेरिमेंट में लागू होगा ऐसे. ठीक है बेटा, अगर ये नीडल ऊपर पड़ी होगी ना, ऐसे ऊपर होगी, फिर ये रूल लागू नहीं होगा. ये केवल इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इसी को देख के बता रहा हूँ कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो बेटा जो नॉर्थ है वो किधर डिफ्लेक्ट हो जाता है? W4 वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है. और मैं आपको कह रहा था ना ऊपर की तरफ ईस्ट होगा, नीचे की तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा. ठीक है बेटा, चलिए बेटा ये छोटी छोटी बातें थी. चलिए बेटा अब अगली डेफिनेशन है, बताइए बेटा मैग्नेटिक फील्ड. क्या डेफिनेशन होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड? आप सभी को पता है, इट इज़ द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट. अच्छा बेटा मैग्नेटिक फील्ड को अब क्रिएट कौन कौन करता है? एक तो मैग्नेट करता है, ये तो आपको पहले से ही पता था. एक तो मैग्नेट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक करंट कैरिंग वायर भी तो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड.
तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर विद इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी क्या होती है? ताकत। मान लेते हैं यहाँ इस रूम में फील्ड है, यहाँ पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तब ये कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और जाहिर सी बात है, ये हमें स्ट्रेंथ बताती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर हम बी वेक्टर डाल देते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी बातें। फिलहाल सिर्फ आपको इतना लिखना है, इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बेटा बी वेक्टर। ओके बेटा, दिस इज़ वेरी इजी, क्लियर। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ। बेटा एक बात गौर से सुनना, मेरी ध्यान से बात। अभी आपने पढ़ा कि ओरस्टेड ने बताया जब भी किसी वायर में करंट होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन वो फील्ड कितनी होती है ये हमें किसने बताया? बायोट-सावर्ट ने बताया। फील्ड होती है ये तो हमें ओरस्टेड ने बताया, लेकिन कितनी होती है ये हमें किसने बताया? बेटा बायोट ने बताया। कैसे बताया? उसने कहा मान लेते हैं कोई वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है आई, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं कि कितनी है तो है वो तो मुझे पता है, लेकिन कितनी है हमें वो निकालनी है। तो बेटा अब ये वायर कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म सी है, कोई ना स्ट्रेट ना सर्कुलर है, तो हम क्या करेंगे? हम एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, छोटे से एलिमेंट की वजह से। लेंथ इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ मैंने कितनी ले ली? DL। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करूँगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, मीन्स ऊपर की तरफ। करंट एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन क्या? करंट एलिमेंट वैसे तो छोटा सा लेंथ एलिमेंट होता है, लेकिन इसको वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करते हैं और इसकी डायरेक्शन बेटा करंट की डायरेक्शन की जैसे होती है। और P पॉइंट पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो P पॉइंट पे जो R वेक्टर है और डिस्टेंस कितनी है बेटा? R है। एंगल कितना हो गया बेटा? दोनों के अंदर थीटा एंगल हो गया, मान लेते हैं। तो बेटा कुछ बातें ऑब्जर्व की गई। चलो अब ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से बात करूँगा बस मैं, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। जब स्मॉल एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल ही होगी, तो DB, इसको क्या बोलेंगे? DB। बी नहीं बोलेंगे, DB, क्योंकि फील्ड भी स्मॉल होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज़्यादा वायर में करंट होगा जाहिर सी बात है फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, जितना बड़ा मैं लेंथ एलिमेंट मानूंगा फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा ना। छोटी लेंथ होगी तो छोटे छोटे पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन होगा। DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। आप समझते हैं इस बात को, R ज़्यादा होगी तो B कम हो जाएगी। लास्ट, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स अगर वो पॉइंट यहाँ ना होने की बजाय यहाँ होता तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बेटा ऐसा इसका कारण पता क्या है? अगर मैं आपको कहूँ ना कि एक वायर है छोटी सी, तो यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा या यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा? यहाँ ज़्यादा पड़ेगा। तो बेटा यहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल में आ जाएगा, ये इसके साथ एक जो सिमेट्रिकल में इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा साइन थीटा। तो सबको कंबाइन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? IDL साइन थीटा अपॉन R²। तो चलिए वही बातें, इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 4 IDL साइन थीटा अपॉन R²। और न्यू नोट क्या है बेटा? ये बेटा कॉलम स्लो जैसा है। जब उसने कॉलम स्लो में आपने क्या किया था? कांस्टेंट क्या पुट किया था, याद है? 1/4πε0। बस आपने क्या करना है, 1/ε0 की जगह आपने क्या पुट कर दिया? न्यू नोट। 4π तो वहीं का वहीं खड़ा है, बस आपने 1/ε0 की जगह क्या पुट कर दिया? न्यू नोट। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और न्यू नोट क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे हमें ये बताता है ना कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी वैक्यूम के अंदर, ऐसे हमें न्यू नोट भी बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वैक्यूम के अंदर। तो चलिए बेटा ये हो गया आपके पास। अब एक काम कर सकता हूँ मैं, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड कर सकता हूँ। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? साइन थीटा को आगे आप क्या लगाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? न्यू नोट बाय 4 क्या हो जाएगा बेटा? ये IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R³। तो बेटा अभी डायरेक्शन बेटा आगे वही बात, C वेक्टर इज इक्वल टू क्या? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो आपने प्लस उसमें पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल +1 में। तो क्या होता है रूल, ये बताओ बेटा। ये रूल क्या होगा? आपको पता है कि आपने अपना जो थंब है वो DL वेक्टर और R वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर पे रखना है, क्योंकि ये बात तो पक्की होगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के 90 डिग्री पे होगी। तो आपने अपना थंब जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर पे रखना है, और उंगलियां घुमाते वक्त पहले कौन आना चाहिए? DL वेक्टर आना चाहिए, फिर R आना चाहिए। मान लेते हैं अगर DL वेक्टर इधर है बेटा आपका, मान लेते हैं
आर वेक्टर इधर है आपका, जैसे कि आपके इस केस में देखो, इस केस में है तो बेटा इनमें स्मॉल एंगल किधर है, इधर है ना, स्मॉल एंगल इधर है। तो पहले डी एल आना चाहिए, आपकी उंगली ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए क्योंकि बड़ा एंगल हो जाएगा। छोटे एंगल की बात करो, ऐसे जानी चाहिए। तो अंगूठा कहाँ आएगा, देखिए नीचे, देखो अंगूठा नीचे रखूँगा तो उंगलियों को घुमाऊंगा तो उंगलियाँ ऐसे आएंगी, ठीक है। तो यह इस पॉइंट पे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे इनवर्ड होगी। इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनवर्ड। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या आ जाएंगी, आउटवर्ड। इधर से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड, इधर से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड, इधर से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड। तो आप ये कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं बेटा, आप राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, ठीक है बेटा। इट्स वेरी इजी। तो इधर से अंदर जाएंगी फील्ड, इधर से बाहर आएंगी, इधर से अंदर आएंगी, इधर से बाहर, इधर से सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनवर्ड है, यस, इधर से अंदर जाएंगी, इधर से बाहर, ऐसे ऐसे इन दिस फील्ड, इसमें यानी कि उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। चलिए बेटा, अब बटे इसकी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, इसकी एप्लीकेशन करेंगे कुछ बेटा। अब आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। एप्लीकेशंस बेटा, पहली क्या एप्लीकेशन है, तो अब एक बात तो पक्की है, बायोट-सावर्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा था, बायोट-सावर्ट लॉ में आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ना, डीबी वेक्टर स्मॉल एलिमेंट की वजह से। बस आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आप एप्लीकेशन है सबकी। जैसे कि टू फाइंड, बताओ, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। ड्यू टू सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, एक सर्कुलर वायर है बेटा, उसमें करंट जा रहा है, मान लेते हैं ये वायर है आपकी, मान लेते हैं सर्कुलर वायर है, तो इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है और इसमें करंट दौड़ रहा है बेटा आई। अब आप एक काम करें, डी एल वेक्टर कहीं मान सकते हैं, करंट एलिमेंट कहीं मान सकते हैं, डी एल वेक्टर आपने ये मान लिया और रेडियस वेक्टर ये हो गया बेटा आपके पास, रेडियस की तरफ जो है पॉइंट कर रहा है ये वेक्टर ये हो गया, पॉइंट आई है, पॉइंट पी है, सेंटर सी है। बेटा एक बात बताऊँ आपको मैं, बहुत खास बात है, डी बी क्या होता है आपको पता है अभी, न्यू नोट बाय 4। पहले आप डी बी स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालेंगे, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एक खास बात सुने, थीटा हमेशा 90 होगा, आप डी एल कहीं भी मान लीजिए, तो ये साइन 90 तो हो गया 1, मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई, एक चीज़ कम हो गई। एक बात और बेटा, आर की वैल्यू जो है ना, हम इसमें वेक्टर की बात करेंगे नहीं, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, आर हमेशा सेम है, कहीं भी डी एल ले लीजिए, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो बी कितना आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म्स सारी बाहर आ जाएंगी, आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा 1 हो गया, डी एल। और आपको पता है डी एल का इंटीग्रेशन कितना होता है, डी एल का इंटीग्रेशन होता है, डी एल तो अपने छोटी सी लेंथ मानी थी, सारी जब आप सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, एक आर से एक आर गया, तो आंसर कितना आ गया, न्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई। अच्छा मेरी बात गौर से सुने बेटा, अगर इसके ऊपर मैं एन टर्न्स कर दूँ, ये तो एक सर्कल टर्न्स है, एक और लपेट दे दूँ, एक और लपेट एन टर्न्स कर दूँ, तो बेटा क्या होगा, अरे करंट ज़्यादा हो जाएगा ना, एक टर्न में एक है, एक और आपने एक और वायर इसके ऊपर लगा दी, उसमें तो करंट दौड़ेगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, तो करंट आपका एन टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका एन टाइम्स करंट ज़्यादा हो गया, मतलब आपकी फील्ड भी क्या हो जाएगी, एन टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, अगर इसके ऊपर आपने कितनी लपेट दे दी, एन टर्न्स दे दी। चलिए बेटा एक बहुत ज़रूरी बात और बेटा, अगर ये तो कंप्लीट सर्कल है, अगर ये कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ, अगर ये सपोज करो ऐसा सर्कल हुआ, एक आर्क के फॉर्म में हुआ, एक आर्क दी हुई है, पूरा सर्कल नहीं है, इसमें करंट जा रहा है आई, ये एंगल कितना मान लेते हैं आप, सपोज इसको थीटा मान लेते हैं, कोई भी एंगल है, तो बेटा यही आंसर जो है ना, यही आंसर, अब ये पूरा सर्कल नहीं है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका न्यू नोट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई आर, ये 2 पाई की जगह है ना बेटा, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। एक टर्न की बात कर रहा हूँ, एन टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एन का निकालना है, और थीटा बेटा आपका रेडियन में होना चाहिए, ये बात याद रखो आप, थीटा आपका किस में होना चाहिए बेटा, रेडियन में होना चाहिए। क्लियर है बेटा, इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी दिए हैं बेटा, उसमें इसको ट्राई कीजिएगा, और भी अगर आपको कहीं क्वेश्चन कितने भी मिलते हैं तो उनको एक बार ट्राई कीजिए बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा, दिस इज़ वेरी इजी। चलिए बेटा अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। अब आपके पास स्ट्रेट वायर है बेटा कैरिंग करंट आई, ये फाइनाइट वायर है और आपको पी पॉइंट पे निकालनी है इंटेंसिटी, तो चलिए पी को डाउन पॉइंट से मीट कर दो, पी को अपर पॉइंट से मीट कर दो, मीट कर दिया आपने,
चलिए आपने मीट कर दिया इसको, कोई तो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, कोई तो उसका डाउन मोस्ट पॉइंट होगा। इस पॉइंट को आपने मान लिया, इस एंगल को φ1 मान लिया, इस एंगल को क्या मान लिया, φ2 मान लिया। ओके, इसमें करंट कितना जा रहा है आई। ये आपके पास एक्सप्रेशन सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसका रिजल्ट बता देता हूँ क्या होगा बेटा। यहाँ पे P पॉइंट और ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, A है, तो B हो जाता है बेटा आपका न्यू नोट आई अपॉन 4πA साइन φ1 प्लस साइन φ2। और बेटा एक बात गौर से देखें, अगर ये पॉइंट, अगर सपोज करो बेटा ये वायर ऊपर से इनफाइनाइट हो गई, मान लो ऊपर से भी इनफाइनाइट होगी नीचे से भी, तो बेटा ये जब ऊपर जाएगा ना, जैसे जैसे इनफाइनाइट जाएगा ये φ1 बढ़ता जाएगा, और ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा ना, तो ये भी पैरेलल हो जाएगी इसके। φ1 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे से भी इनफाइनाइट है तो 90 1 + 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा न्यू नोट आई अपॉन 2π। ये याद रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी A डिस्टेंस पे होती है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखो। लेकिन अगर स्पेशल केस है कि ये तो बेटा आंसर तो ये है आपका, लेकिन ये स्पेशल केस है अगर वायर कैसी हो, ऊपर भी इनफाइनाइट हो नीचे भी इनफाइनाइट हो। अब दूसरा स्पेशल केस, अगर ये ऊपर तो पॉइंट इनफाइनाइट हो, नीचे यहाँ से स्टार्ट हो, ऊपर तो इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट है तो φ1 कितना हो गया 90, और φ2 कितना आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा ना, φ2 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा न्यू नोट आई अपॉन 4πA। ऐसे ही बेटा अगर नीचे से इनफाइनाइट हो और ये पॉइंट यहाँ पे हो, तो अब φ1 0 हो जाएगा, φ2 90, तो सेम आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना बेटा, इसको सिर्फ एक रिजल्ट है, इसको आपने देखना है। क्लियर है, बड़ा इजी है। ओके, चलो मैं आपको एक बात और पूछता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी वायर में करंट है, ये इसके न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होता है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे बेटा 0 होगी। 0 क्यों होगी बताइए बेटा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0 क्यों होगी बेटा, क्योंकि आपने सपोज करो DL एलिमेंट ले लिया, इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब बताइए R क्या हो जाएगा, DL तो ये है आपका, DL वेक्टर तो ये, R वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेटा ये क्या हुआ, DL और R में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो IDB क्या होता है आपके पास, न्यू नोट बाय 4π क्या होता है IDL साइन थीटा अपॉन R²। थीटा कितना हो गया आपका 0 डिग्री, साइन 0 0, टोटल फील्ड कितनी हो जाती है बेटा 0। ये बात याद रखो, अगर किसी वायर में करंट है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आंसर कितना आ जाता है बेटा 0 आ जाता है, 0 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। क्लियर बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए बेटा अब बात करते हैं बेटा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम निकालेंगे बेटा जो सर्कुलर वायर, लेकिन ये सर्कुलर वायर बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऐसे पड़ी है सर्कुलर वायर, इसकी वजह से निकालनी है अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट इसके एक्सिस के ऊपर है। ठीक है बेटा, तो करंट कैसे जा रहा है, अब बेटा मैंने डार्क जो बनाई है ना, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और जो डॉटेड है वो नीचे है। तो बेटा बताइए, जब आपका करंट ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे आएगा, तो मीन्स ऊपर से तो इधर ऐसे जा रहा है और इनवर्ड से ऐसे आ रहा है। तो आपकी अगर मैं करंट एलिमेंट मानता हूँ, एक तो ये यहाँ पर मान लेता हूँ बेटा मैं करंट एलिमेंट, एक मैं यहाँ पर मान लेता हूँ करंट एलिमेंट, दो है मैंने करंट एलिमेंट मान लिए। ठीक है बेटा, चलिए बेटा एक बात बताइए, इस और ये डिस्टेंस मैंने इसका रेडियस कितना मान लिया बेटा, मैंने इसका रेडियस मान लिया A, इसकी ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली बेटा, मान लेते हैं x है। तो बेटा एक बात बताइए, ये और मैंने क्या कहा था आपको, जहाँ पर आप DL वेक्टर मानते हैं वहाँ से आपको एक क्या मानना पड़ता है, यहाँ पर मिलाइए इसको, एक पोजीशन वेक्टर R बनाना पड़ता है। इसको R ही लेके चलते हैं, R वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसको ऐसे लेके चलते हैं, इसको अलग से सोल्व करेंगे आप, इसको अलग से सोल्व करेंगे। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। आपको पता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, DL इसकी डायरेक्शन ऐसे देखते हैं आप, म्यू नोट बाय 4π, वो तो मैग्नीट्यूड के लिए काम आते हैं बेटा। ये देखो DB है ना, वो DL के भी 90 डिग्री पे, R के भी 90 डिग्री। बेटा ध्यान से देखो, एक ऐसी लाइन आपको बनानी है जो R के भी 90 डिग्री पे हो और DL के 90 डिग्री पे हो। अरे बेटा DL के 90 डिग्री पे तो हर वो लाइन है जो इस प्लेन में है, जो DL तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है ना, सॉरी ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, DL नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे ऐसे। तो DL के परपेंडिकुलर तो हर वो लाइन होगी जो इस प्लेन में होगी, ये तो कंफर्म हो गया। इस प्लेन में कोई भी लाइन बनाओ वो DL के 90 डिग्री पे हो जाएगी, क्योंकि DL है ना इस पॉइंट पे, ये नीचे जा रहा है, देखो ऊपर से वायर ऐसे जा रही है ना नीचे, तो DL नीचे जा रहा है ऐसे, मैं बिल्कुल कोने पे मान रहा हूँ ऊपर से। तो चलो DL के परपेंडिकुलर तो हर लाइन हो जाएगी। चलो मुझे तो एक ऐसी लाइन बनानी है जो DL के परपेंडिकुलर भी हो, R वेक्टर के भी, तो वो DB हो जाएगी। DB दोनों के परपेंडिकुलर है, DB बेटा जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है ना। तो DL के परपेंडिकुलर तो हर वो लाइन है जो इस पेज के ऊपर है।
तो अब मुझे आर के परपेंडिकुलर पे चाहिए। आर के परपेंडिकुलर पे कौन सी लाइन होगी बेटा? जाहिर सी बात है ये होगी बी वेक्टर, डी बी वेक्टर। वाई? क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से। ठीक है, ऐसे इस यहाँ भी क्या हो जाएगी? आर, ये सॉरी ये कितना है आपके पास? आर है ना, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर बेटा? ओके, दिस इज़ वेरी इजी। अब बेटा एक बात बताइए मुझे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल अगर बेटा इसको मैं फाई ले लेता हूँ, ये एंगल फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। अच्छा, ये फाई है ना बेटा, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एंगल भी फाई हो जाएगा, ये एंगल भी फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है दो लाइनों में एंगल थीटा है, फाई है, तो इसके परपेंडिकुलर में और इसके परपेंडिकुलर में भी एंगल कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अरे बेटा, अब जो डी बी है ना, डी बी वो दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। कैसे? डी एल के परपेंडिकुलर तो हर लाइन है इस प्लेन में, वो छोड़ो। अब ये आर के परपेंडिकुलर मैंने अपनी मर्जी से बना दिया, चालाकी से ये बन गया। ठीक है, तो चलिए बेटा, आपको पता है डी बी कोस फाई तो कैंसिल हो जाएंगे, डी बी साइन फाई ऐड हो जाएंगे, तो टोटल फील्ड कितनी आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। और बेटा बताइए डी बी की वैल्यू कितनी है? न्यू नोट आई अपॉन कितनी है बेटा? 4 पाई न्यू नोट आई अपॉन बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी बेटा? टेल मी अगेन। सॉरी बेटा, आपने पढ़ी है डी बी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है ना। इसको उठा के यहाँ पुट कर लीजिए, तो बी कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा आपके पास बेटा? बी आई डी एल न्यू नोट बाय 4 पाई भी आएगा ना, न्यू नोट बाय 4 पाई भी आएगा, न्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा? ये रहा आपके पास आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। चलिए अब आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है बेटा? साइन फाई की वैल्यू पुट करनी है। साइन फाई की वैल्यू कितनी है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बेटा? ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए बेटा, ये पेज मैं आपको थोड़ा एक पेज मैं दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। तो आपके पास इंटीग्रेशन आपने किसका निकालना है? b इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको बेटा? न्यू नोट आई बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो डी बी की वैल्यू हो गई, और साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है बेटा, आपका थीटा 90 डिग्री है। थीटा किस में एंगल होता है? थीटा डी एल और आर में एंगल होता है ना, डी एल और आर में। मैंने क्या कहा था? आर तो ये हो गया, डी एल परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो हमेशा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इस प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन होगी ना, वो डी एल के साथ 90 डिग्री बनाएगी, मैं आपको बता रहा था। तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया, ये तो 1 हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो, जो 4 पाई आई बाय आर क्यूब, और अंदर क्या बचेगा बेटा? ए भी आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका डी एल बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डी एल को न्यू नोट आई बाय 4 पाई ए बाय आर क्यूब। डी एल को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एल क्या चीज़ है बेटा? डी एल इसका छोटा सा पोर्शन है ना इसका, तो इसकी पूरी क्या हो जाएगी? 2 पाई ए। इसकी जो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 2 पाई ए। तो चलिए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? न्यू नोट आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई। और आर की वैल्यू अगर देखोगे ना, तो आर की वैल्यू पता कितनी होगी? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3/2 हो जाएगी। आंसर आ गया बेटा आपका ये। अब बेटा आपको बड़ी मज़े वाली बात बताता हूँ। अगर मैं आपको स्पेशल केस बोलूँ कि अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर सेंटर पे होता तो एक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्पेशल केस में ना, इस पॉइंट को सेंटर पे लेके एक्स को 0 पुट करना। जब मैं एक्स को 0 पुट करूँगा ना, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? न्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 पाई। ये आंसर आ जाएगा। अगर आप एक्स को क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे। तो आगे बात समझ में? अगर आप बेटा एक्स को 0 पुट करोगे ना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? फाइनल। क्योंकि अगर आप एक्स को 0 पुट करोगे, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा। और बेटा ये चेक कीजिए, ये वही आंसर है जो सेंटर वाला हमने किया था, पीछे हमने केस किया था, ये वही आंसर आ गया। चलिए दूसरा स्पेशल केस, अगर एक्स है बेटा वो बहुत दूर हो जाए, यानी कि बहुत दूर हो जाए ए के कंपेरिजन में, एक्स बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या करोगे आप? इफ एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए,
तो हम ए स्क्वायर को क्या कर देंगे बेटा, नेगलेक्ट कर देंगे। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, न्यू नोट आई अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, फिर हम ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो इसके हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है बेटा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस। चलिए, तो बेटा ये था हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा पार्ट बायोट-सावर्ट लॉ। ओके बेटा, चलिए अब ये तो बायोट-सावर्ट लॉ था बेटा। अब हम करते हैं बेटा एम्पियर-सर्कुटल लॉ। बेटा एम्पियर-सर्कुटल लॉ क्या है, एम्पियर-सर्कुटल लॉ बेटा एक बात याद रखना, जैसे बायोट-सावर्ट लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोलम्स लॉ से मैच करता है। जैसे हमने उसमें कांस्टेंट डाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें डाला न्यू नोट बाई 4 पाई, डाला ना, उससे मैच करता है। ऐसे जो एम्पियर-सर्कुटल लॉ है ना, वो गोज लॉ से मैच करता है, गोज लॉ से, जो गोज लॉ था। चलिए मैं आपको बताता हूँ एम्पियर-सर्कुटल लॉ है क्या। ये बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे वर्ड्स में सोल्व कर देता है, छोटी छोटी ही सॉल्यूशन में वो कर देता है एम्पियर-सर्कुटल लॉ। बेटा ये लॉ क्या है, देखिए ये लॉ बेटा ये कहता है कि अगर किसी वायर में करंट है ना, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको अभी आपने बताया उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है बेटा। चलिए, तो वो लॉ ये कहता है कि अगर मैं इसके अराउंड बेटा, मैं अगर इसके अराउंड कोई भी क्लोज कर्व बना दूँ वायर के अराउंड, देखो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, ठीक है ना, वो भी सर्कुलर फॉर्म में होती है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनफाइनाइट वायर है ना, तो फील्ड कैसी होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होती है ना, इधर से नीचे इधर से ऊपर, अभी मैं बता रहा था आपको, तो वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। अगर मैं कोई भी क्लोज कर्व बना दूँ, तो बेटा क्लोज कर्व मैंने बना दिया ये, ठीक है। इस पर मैं छोटा सा DL वेक्टर, और यहाँ पे जो फील्ड है वो, यहाँ पे फील्ड कैसी है, सर्कुलर है। यहाँ पे फील्ड कैसी है बेटा, फील्ड हमेशा सर्कुलर है अराउंड द वायर, फील्ड भी सर्कुलर है, लेकिन ये मैंने कर्व कोई भी मान लिया। तो बेटा एक बात याद रखना, ये बात है कि अगर मैं किसी पॉइंट पे B की डायरेक्शन ले लूँ, किसकी डायरेक्शन ले लूँ, B की डायरेक्शन, वो तो बिल्कुल सर्कुलर में होती है, उसका टेंजेंट बन जाएगी B की वैल्यू, B वेक्टर की डायरेक्शन। और उसी पॉइंट पे जो मैंने कर्व माना था उसका स्मॉल एलिमेंट ले लूँ, DL वेक्टर, DL मैंने ले लिया, ठीक है। DL वेक्टर का मतलब ये हुआ कि मैंने दोनों में प्रोजेक्शन निकालनी है कि प्रोजेक्शन कितनी है। B वेक्टर तो वो हो गई कि टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे मैंने स्मॉल मैंने कर्व का, जो मैंने कर्व एज्यूम किया, जो मैंने लूप एज्यूम किया, एक जो मैंने लाइन बनाई, उसका छोटा सा एलिमेंट मैंने कितना ले लिया, DL कैप ले लिया, DL वेक्टर ले लिया। तो बेटा दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब मैं करूँगा ना, तो कितनी आएगी दोनों की डॉट प्रोडक्ट, B डॉट DL वेक्टर आएगी ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लूँ, B की डायरेक्शन इधर आएगी सर्कुलर में, और DL की डायरेक्शन माने, DL तो अपना जो माना है वो है ना, DL तो कुछ भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ऐसे मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालूँ, ऐसे मैं यहाँ पे निकालूँ, ऐसे मैं यहाँ पे, ऐसे में नहीं, ऐसे में ऐसे हर जगह निकालूँ, तो जो मैं सबका सम कर दूंगा ना, तो वो सबका सम पता किसके इक्वल आएगा, न्यू नोट टाइम्स द करंट। जितना ज़्यादा ये करंट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी। बेटा देखो इसमें दो कर्व हैं, एक तो सर्कुलर है जिसकी वजह जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक कर्व आपने एज्यूम कर लिया कोई भी आर्बिट्रेरी। तो किसी पॉइंट पे दोनों चीज़ें होंगी, एक तो फील्ड होगी, एक आपका कर्व एज्यूम किया होगा। उस फील्ड पे जो सर्कुलर होगा ना, उसकी वजह से फील्ड किधर होगी, मान लेते हैं इधर है, यह सर्कुलर की एक सर्कल है, एक वायर है, उसकी वजह से एक सर्कुलर फील्ड है उसके अराउंड। यहाँ पे फील्ड क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल। और उस पॉइंट पे जो आपने अपना कर्व बनाया है उसका स्मॉल लेंथ वेक्टर कितना है, मान लेते हैं DL वेक्टर, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही हर जगह पे अगर मैं सबका सम करूँगा तो इसके इक्वल आएगा। लेकिन एक काम करें, हम हर क्वेश्चन में पता क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर है ही है, जो हमने कर्व माना है ना वो भी सर्कुलर हो, मज़ा ना आ जाए। हर पॉइंट पे एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब इस पॉइंट की बात करूँ, दोनों सर्कुलर हैं, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छी बात हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो एम्पियर-सर्कुलर लॉ बस ये कहता है कि, इसको मैं दो लैंग्वेज में बोलता हूँ, एक सीधी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड कर्व, या फिर आप ये कह सकते हो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन द वायर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू द न्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द वायर। मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसमें डेफिनेशन देख सकते हैं, चलिए वो इसके इक्वल होती है।
चलिए बेटा, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ। बेटा प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, मैंने मान लिया कि कोई इनफाइनाइट स्टेट वायर है। कैसी वायर है बेटा? इनफाइनाइट स्टेट वायर है। इस वायर की वजह से एक ए पॉइंट के दूर, ए डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है बताना, कितनी होती है? मैंने अभी प्रूव की थी थोड़ी देर पहले, जब मैंने ऊपर नीचे इनफाइनाइट लिया था। तो बी की वैल्यू पता कितनी आई थी आपकी? न्यू नोट आई अपॉन कितनी आई थी? 2πa आई थी आपकी वैल्यू इनफाइनाइट वायर की वजह से। चलिए, तो मैंने ये पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट पे बी कितना आ गया? ये आ गया। और मुझे प्रूव करना है कि पूरे, अगर मैं यहाँ पर एक एम्पियरेंस, एक लूप बना लूँ अपना, जो मैंने कहा था मैं अपना लूप बनाऊंगा, कोई भी क्लोज लूप, उसको एम्पियरन लूप बोलेंगे। मैंने कोई अपना लूप बना लिया और मैंने प्रूव करना है कि बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा? न्यू नोट आई के इक्वल होगा। तो मैंने चालाकी से क्या किया, जो मैंने लूप बनाना है वो सर्कुलर बना लूँगा। उसके दो फायदे हो जाएंगे। देखो क्या मैं बताता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूँगा, राइट हैंड साइड में प्रूव कर दूँगा। तो चलिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ। चलिए, इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी एल कोस थीटा। अब उसके फ़ायदे क्या हो जाएंगे? किसी भी पॉइंट पे आप बी और डी एल ले लो, किसी भी पॉइंट पे, दोनों में एंगल कितना होगा? हमेशा 0 डिग्री। कोस थीटा हमेशा कितना हो जाएगा? 1। एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर की वजह से क्या होगी? सेम होगी। तो ये भी 1 हो गया, ये भी कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब आपका कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू बी बाहर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन अंदर रह जाएगा। और डी एल क्या है? इसका आपने छोटा सा पार्ट लिया था, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2πa। अब बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? न्यू नोट, क्योंकि बी तो मुझे पता है ना कितना है, तो मुझे तो ये प्रूव करना है, मुझे तो ये चीज़ प्रूव करनी है। मैं तो बी को पुट करूँगा, ये इंटू 2πa आ गए डी एल का इंटीग्रेशन। डी एल तो छोटा सा पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पूरा? तो 2πa से 2πa गया, तो आ गया न्यू नोट आई। ये तो हो गया प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब एक बात बताइए, अगर इसे उल्टा एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करके इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब इसको यूज़ करके ये निकालना उल्टा, तो अब क्या करेंगे? इसको लेके चलेंगे। सुनो, वही बी एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। बी को बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा? बी को बाहर निकाल लिया। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ क्वेश्चन। डी एल इज इक्वल टू न्यू नोट आई। अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ, पहले मैंने इसको प्रूव किया था, अब मैंने ये प्रूव करना है। तो डी एल का इंटीग्रेशन 2πa इज इक्वल टू कितना हो गया? न्यू नोट आई। तो बी कितना हो जाएगा आपके पास बेटा? न्यू नोट आई अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 2πa। कितना सिंपल हो गया, ये वही आंसर आ गया ना। उल्टा किया, पहले मैंने इसको यूज़ किया, इसको प्रूव किया, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसको प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, इट्स वेरी इजी। चलिए बेटा, ये वायर तो थी वेरी वेरी थिन। अगर बेटा वायर हो थिक, मीन्स अगर उसकी कोई मोटाई हो, वायर की मोटाई हो, सिलेंड्रिकल वायर जैसे हम बोल देते हैं। अब हम उसकी बस आंसर निकालेंगे। मान लेते हैं ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है, यानी कि थिकनेस है इसकी काफ़ी सारी, इसकी थिकनेस मैंने ये बना दी। ठीक है बेटा, ठीक है। और इसमें करंट दौड़ रहा है, ये पूरी वायर में कितना करंट दौड़ रहा है? इसका रेडियस कितना है बेटा? मान लेते हैं आर। पूरी वायर में कितना करंट दौड़ रहा है बेटा? सपोज कीजिए आई करंट दौड़ रहा है। मुझे इस पूरी वायर की वजह से 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। मैंने आपको कहा है जब भी स्ट्रेट वायर हो ना, तो आप एम्पिरियल लूप हमेशा कैसे बनाएं? सर्कुलर बनाएं। तो पहले मैं किस पॉइंट पे निकालूँ इंटेंसिटी? पहले मैं निकालूंगा इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लेता हूँ कितनी है। मैंने एम्पिरियल लूप बना दिया, ए पॉइंट से पास करता हूँ, सिमेट्रिकल होना चाहिए। जितनी दूर ये रेडियस है ना इसका, इतनी दूर ये होनी चाहिए। ए पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, मैंने यहाँ पर एम्पिरियल लूप बना दिया। चलो अब वहाँ पर वही चीज़ें, सर्कल बनाया तो आपको पता है क्या होगा? एंगल 0 डिग्री होगा और बी हमेशा सेम होगा। इक्वल क्या होता है? न्यू नोट आई। बट मैं न्यू नोट नहीं लिखूंगा, न्यू एम लिखूंगा, ये मटेरियल के अंदर है। और आई नहीं लिखूंगा, आई तो टोटल करंट है। इसके अंदर से कितना पास करेगा? जो एम्पिरियल लूप से पास करेगा। बात एम्पिरियल लूप की हो रही है, आई डैश मान लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा आई डैश की वैल्यू कितनी है? मुझे पता है पाई आर स्क्वायर एरिया में, पूरे एरिया में कितना करंट दौड़ रहा है? आई। यूनिट एरिया में कितना दौड़ रहा है? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और बेटा इस पाई, इसका अच्छा इसका रेडियस मैंने कितना मान लिया? स्मॉल आर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना दौड़ रहा है बेटा बताइए? पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना दौड़ रहा है? इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, आंसर आ गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसमें करंट कितना दौड़ रहा है? इसमें स्मॉल एरिया में, इस स्मॉल एरिया में कितना करंट दौड़ रहा है? ये दौड़ रहा है, यानी कि आई डैश की वैल्यू ये आ गई। तो आपके पास अब बी को बाहर निकाल लीजिए कोस थीटा करके, बी इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू
न्यू एम आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चलिए बी की वैल्यू आ गई, डी एल कितना है, डी एल 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डी एल इसका हिस्सा है ना, इसका रेडियस तो आर है, तो कितना हो जाएगा न्यू एम, सॉरी बी कितना हो जाएगा आपके पास, न्यू एम आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ये डी एल है ना, इसका इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू न्यू एम आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ये बेटा कहाँ पे आया आंसर, ये बेटा कहाँ पे आएगा आंसर, ये आंसर आ गया, ये बेटा आंसर आ गया। ये किस पॉइंट पे आया, ये अंदर वाले पॉइंट पे आया, एक पॉइंट पे आंसर। ये बेटा किस पॉइंट पे आंसर आया, एक अंदर वाले पॉइंट पे आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, और सॉरी एक गलती करें, एक आर से एक आर कट जाएगा ना, तो एक आर बच जाएगा, हाँ ये एक आर बचेगा, तो आंसर आएगा न्यू एम आई आर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ से आपको एक बात पता चली, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर यानी कि बी और आर में मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बी और आर में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा, स्मॉल आर में, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर की मैं बात ही नहीं करूँगा। तो बी और स्मॉल आर में जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर बी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ गया। अच्छा ऑन द सरफेस की बात करो, ऑन द सरफेस कुछ मत करो, इस क्वेश्चन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो। जब ये हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो क्या होगा, ये आर से ये आर कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, न्यू एम आई अपॉन कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, न्यू एम आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए अब बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड की बात करोगे ना, जब आप एम्पियरल लूप बनाओगे तो उस एम्पियरल लूप में मतलब सारे करंट पास कर रहा है ना, तो यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, और वो पॉइंट वैक्यूम में भी आ गया बाहर। अब तो बी को बाहर ले लीजिए, 2 पाई आर इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। तो बेटा ये तो बिल्कुल वही लग रहा है, याद आया कुछ, स्ट्रेट लाइन की वजह से इसको इनफाइनाइट, ये स्ट्रेट वायर ही होगी बस, ये ऊपर से भी इनफाइनाइट है, ये नीचे से भी इनफाइनाइट। तो बेटा जब तक हम अंदर थे तो वो बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जैसे ही हम बाहर आए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें बड़ा जरूरी ग्राफ है ये बेटा, बी और आर में ग्राफ कैसा हो जाएगा, बी और आर में ग्राफ, जब तक हम अंदर थे तो स्ट्रेट लाइन, जब तक यानी कि आर किसके इक्वल नहीं हुई, रेडियस के इक्वल नहीं हुई। जैसे ही रेडियस के से ज़्यादा हो गई यानी कि हम बाहर आ गए, बेटा स्मॉल आर वेरिएबल है, अंदर से बाहर आ रहे हैं तो वो तो वेरिएबल है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। तो इस तरह से जैसे हम अंदर थे, अंदर का क्या मतलब है, स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जैसे हम आर इक्वल टू आर पे पहुंचे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जैसे हम बाहर जाएंगे तो वैल्यू क्या धीरे धीरे कम होना क्या हो जाएगी बेटा, शुरू हो जाएगी। ओके बेटा, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्लियर बेटा। अब बेटा हम करने वाले हैं अगली एप्लीकेशन। बेटा अगली एप्लीकेशन कौन सी है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑफ सोलेनॉइड। बेटा मैं आपको बता चुका हूँ बड़े अच्छे तरीके से सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड क्या होता है आपको पता है। सोलेनॉइड बेटा एक ऐसे लगा ली स्पायरल शेप होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, इस तरह से शेप होती है। काफ़ी सारी सर्कुलर टर्न उसमें हम ज्वाइन कर देते हैं तो सोलेनॉइड बन जाता है। तो हम बेटा जितने भी रिजल्ट निकालेंगे ना, तो एक बात याद रखना, वो उसके लिए हैं कि सोलेनॉइड पतली से पतली होनी चाहिए, लंबी से लंबी होनी चाहिए। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है बेटा। तो चलिए आपको मैं थोड़ा इसके बारे में काफ़ी डिटेल उस दिन बता भी चुका हूँ बेटा। तो चलिए मान लेते हैं इसमें करंट दौड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है बेटा, फील्ड है। फील्ड बेटा कैसे दौड़ रही है, इस तरह से। आपको पता है एक सर्कुलर वायर की वजह से जैसे फील्ड दौड़ती है, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरह से। तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएंगी, अगर इसमें मैं करंट पास करूँगा ना, तो सोचिए बेटा, तो बेटा अगर वायर में करंट जा रहा हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं आप, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं और फिंगर्स को क्या करते हैं बेटा, आप रोटेट करते हैं। तो किसकी डायरेक्शन हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। जैसे सपोज करो मैं आपको कहता हूँ ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आई थी फील्ड की, इनवर्ड। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आई है बेटा, क्या आई है बेटा, आउटवर्ड। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखा हो, उंगलियों को अपने क्या किया हो, रोटेट किया हो, इधर अंदर इधर बाहर, इधर अंदर इधर बाहर। ऐसे ही जब आप यहाँ पे करोगे ना, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखोगे और फिंगर्स को रोटेट करोगे, तो फिंगर कभी इसके अंदर जाएंगी, कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बनेगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इस तरह से, अंदर पास पास, बाहर दूर दूर होती जाएंगी इस तरह से। ऐसा आपने बेटा 10th क्लास में पढ़ा भी था, इस तरह से फील्ड पास होती जाएंगी। ठीक है बेटा, क्लियर। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा,
फील्ड कहाँ से अंदर जाएंगी, कहाँ से बाहर आएंगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा। जिस तरफ से करंट की डायरेक्शन आपको पता है एक तरफ से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सोलेनोइड सर्कुलर टर्न से मिलकर बना है। एक तरफ से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और एक तरफ से क्या होगी, क्लॉकवाइज। याद रखना बेटा, जिस तरफ से करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज होती है, उधर से फील्ड निकलती है ऐसे, आप करके देखना। और जिधर से क्लॉकवाइज होती है उसके अंदर एंटर करती है ऐसे। इन दिस वे एक सोलेनोइड की तरह काम करता है। क्लियर है बेटा। और मैं आपको दो बातें और बता रहा हूँ बेटा। ये पतली से पतली क्यों नहीं चाहिए बेटा। अगर ये पतली से पतली होगी ना तो ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ से क्या लग रहा है, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जो सर्कल है ना ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। इधर से अंदर जा रहा है, मान लेते हैं करंट, इधर से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। अगर ये दोनों बिल्कुल, अगर ये सोलेनोइड पतली हो जाएगी तो दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत क्लोज हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को ये लगेगा कि दोनों पॉइंट्स क्या हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। तो इस पॉइंट पे आंसर अप्रोक्सीमेट 0 आ जाएगा। क्यों बेटा, इसकी वजह से अब देखो ना, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। इसकी वजह से फील्ड क्या आएगी, देखो करंट की तरफ। ये देखो अंगूठा रखा करंट की तरफ, उंगलियों को रोटेट किया, तभी तो फील्ड की डायरेक्शन आती है ना। इधर करंट की तरफ अंगूठा किया, फिंगर को रोटेट किया, तो इसकी वजह से फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में। और इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। तो दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल हो जाएगी अगर ये दोनों पॉइंट्स इससे लगभग सेम डिस्टेंस पे हुए। अब तो बेटा इसके वाला, अब जो फील्ड होगी ना, अब तो ऐसी फील्ड होगी ना। मेरी बात समझ में आई ना, क्योंकि अब ये पास में है। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे ना, तो इस पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस लगभग सेम हो जाएंगी, तो आंसर भी क्या आ जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल होकर आंसर लगभग 0 आ जाएगा। तो बेटा याद रखो, पतली सोलेनोइड में होगी ना तो बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी मानते हैं, लगभग 0 मानते हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्वेश्चन सोल्व करने में भी मेरी बड़ी हेल्प करती है ये चीज़। अच्छा, और लंबी क्यों होनी चाहिए, लंबी इसलिए होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा लंबी होगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही बढ़िया अंदर पैरेलल हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, सिमेट्रिसिटी आ जाती है ना। अगर छोटी होगी तो क्या होगा बेटा, छोटी होगी तो देखो इस पॉइंट के लिए और सिचुएशन है, इस पॉइंट के लिए और सिचुएशन है। इसके लिए सिचुएशन ये है कि एंड जल्दी आ गया, इसके लिए सिचुएशन एंड आ गया, इसके लिए ये कहे कि मेरे पास एंड नहीं है। तो बेटा ये फील्ड जल्दी ही मुड़ती रहेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर ये बहुत लंबा हुआ ना बेटा, देखो बहुत लंबी हुई तो क्या होगा, इसको लगेगा मैं भी लगभग बीच में हूँ, आगे बहुत सारे हैं, इसको लगेगा मैं भी बीच में हूँ, तो एक सिमेट्रिसिटी के लिए एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन चलेंगी, तो फील्ड इसके अंदर अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म हो जाएगी। ये भी मेरे लिए अच्छी बात है, यूनिफॉर्म हमको अच्छी लगती है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो याद रखो, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा अगर सोलेनोइड पतला है, और जितना ज़्यादा पतला हो उतना सही, और जितना ज़्यादा लंबा हो उतना सही। अब हम इस सोलेनोइड की वजह से बेटा क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। चलिए बेटा देखें, तो सोलेनोइड का मैंने एक छोटा सा हिस्सा मान लिया, ऐसे छोटा सा हिस्सा मान लिया मैंने। तो बेटा अब मैंने क्या किया, अब आपको पता है, अगर मैं एक टर्न की बात करूं, इसके बाद देखना, आपको पता है फील्ड कैसे जाती है, इधर से ऐसे बाहर ऐसे जाती है ना, बताया था मैंने। अगर मैं सबके कंपोनेंट करूं तो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, रेक्टेंगुलर बनेंगे सबके कंपोनेंट। मैं आपको बताता हूं कैसे। ऐसे मैंने क्यों किया, मैंने क्या बना लिया, एम्पीरियल लूप बना लिया मैंने, ऐसे करके। ऐसे क्यों बनाया मैंने एम्पीरियल लूप, क्योंकि बेटा देखो मैंने इसको एक एम्पीरियल लूप क्यों बनाया बेटा। एम्पीरियल लूप बनाने का बेटा मकसद क्या था, वैसे तो मैं एम्पीरियल लूप कोई भी कर्व बना सकता हूँ बेटा, कोई भी कर्व बना सकता हूँ, लेकिन ये क्यों बनाया है, मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, एम्पीरियल लूप कोई भी बनाओ, ठीक है ना, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। लेकिन एम्पीरियल लूप की 2 खास बातें होनी चाहिए, हर पॉइंट पे एंगल सेम होना चाहिए, थीटा मैंने को बताया था, और हर पॉइंट पे बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। चलिए एम्पीरियल लूप मैंने बना दिया। अब देखो हर पॉइंट पे बी की वैल्यू सेम है, अभी मैं आपको बता तो रहा था, अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। अगर ये बहुत लंबी हुई तो, अभी तो कहा था मैंने, हर पॉइंट पे बी सेम हो गया, ठीक है, फाइनल। और यहाँ पर बी कितना हर पॉइंट पे सेम हो जाएगा, बाहर भी सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाहर, आपको पता है 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एम्पीरियल लूप इस तरीके से बन जाएगा, बी सेम हो जाएगा, एंगल मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा मान लेते हैं ये है ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। तो चलिए एम्पीरियल सर्कुलर लूप लगा दीजिए, B.dl किस पे लगाना है, ABCD पे। ABCD क्लोज लूप है ना, ये सर्कल क्यों लगाते हो आप, क्लोज की वजह से। इसके टुकड़े कर दीजिए। अब मैं क्लोज नहीं लगाऊंगा, मैं टुकड़े अलग अलग ओपन कर दिए, AB अलग कर दिया मैंने, B.dl। मेरी बात गौर से सुनना, BC अलग कर दिया मैंने, B.dl। CD अलग कर दिया मैंने, B.dl। और D अलग कर दिया मैंने, B.dl। बेटा देखो
ए बी की बात करो, फील्ड भी इधर है, डी एल भी इधर है, एंगल 0 डिग्री हो गया। ये तो मेरी अच्छी बात हो गई। ये देखो बी सी की बात करो, बी सी की एंगल 90 डिग्री हो गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब एंगल ही 90 डिग्री हो गया, बी इधर है, डी एल चाहे छोटा ले लो चाहे सारा ले लो, एंगल 90 डिग्री हो गया, फिर चाहे एम्पियरल सर्कुलर लूप का कोई मतलब ही नहीं बना। जब आंसर ही 0 आ गया, फिर तो हम जो मर्जी चूज़ करें, आपकी बी जो मर्जी हो, सेम हो या ना हो, हर पॉइंट पे डी एल कहीं भी मान लो, इसका डी एल कहीं भी मान लो, बी का डी एल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, 90 डिग्री पे है, तो बी की वैल्यू जितनी मर्जी हो किसी भी पॉइंट पे मायने नहीं रखती कुछ, आंसर ही 0 आ गया। और बी बेटा इधर क्यों है बताइए, अभी मैंने प्रूव किया था, बी पैरेलल होती है, बताया था ना मैंने कि जितनी लंबी सोलेनोइड होगी बी उतनी पैरेलल हो जाएगी। बी की डायरेक्शन इधर है बेटा पूरे क्वेश्चन में अब, और डी एल की डायरेक्शन मैंने अंदर इधर मान ली, तो ए बी के लिए तो एंगल कितना हो गया बेटा, ए बी के लिए 0 डिग्री हो गया, बी सी के लिए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सी डी की बात करें, सी डी की बात, सी डी में तो बात ही खत्म, बी 0 है, जब बी 0 है तो बी डॉट एल भी 0 हो जाएगा। अच्छा डी ए की बात करें, एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना बचा, बी, ये क्या है बेटा, बी डॉट डी एल, बी डी एल क्या हो जाएगा बेटा, ये बी डी एल, एंगल 0 डिग्री हो गया ना, बी डी एल। इसके ऊपर मैं क्लोज करवा नहीं डालूंगा क्योंकि बेटा ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है। चलिए बेटा ये हो गया आपके पास, ठीक है, बी डी एल हो गया। और आपको पता है बेटा बी डी एल किसके इक्वल होता है, न्यू नोट आई। बेटा एक बात बताएंगे मुझे, इस एम्पीरेंस लूप के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है, ये करंट दौड़ रहा है, देखो मैंने कहा था ना ये अंदर जा रहा है, कहा था ना इधर से एक तरफ से अंदर जाता है, मान लो एक तरफ से कहाँ आता है, बाहर आता है। अब एक टर्न में करंट आई है, मान लेते हैं एक टर्न में करंट कितना है, आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है, 1 2 3, यार ये तो 3 है, हो सकता है कितनी भी हो। तो मैंने मान लिया कुछ बातें, एन इज द, बेटा देखो एम्पीरेंस सर्कुलर और एम्पीरियल लूप आपने ये माना है ना, इसके अंदर करंट कितना है, 1 2 3, तो अब ये करेंगे, लेट एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन एक टर्न पे नंबर ऑफ, एक लेंथ पे यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न है, तो मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है, मान लेते हैं लेंथ है एल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी हो जाएंगी, एन एल। एक टर्न में करंट आई है तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा, एन एल आई। एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन एल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न में आई है करंट तो एन एल आई हो जाएगा, इसको पुट कर लीजिए एन एल आई। ओके बेटा, इधर से बी को बाहर ले आइए, डी एल बेटा हमने, बेटा ये कौन सा है, डी एल, ये ए बी वाला है ना, हम ये इसकी बात कर रहे थे, बाकी तो 0 हो गए थे। इसका छोटा सा कंपोनेंट कितना है, डी एल, तो सबका एडिशन कितना आ जाएगा, एल से एल गया तो बी कितना आ गया बेटा, न्यू नोट एन आई, बी कितना आ गया बेटा, न्यू नोट एन आई। क्लियर बेटा। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक है टोरॉइड। बेटा टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड बिल्कुल सोलेनोइड की तरह ही होता है बेटा, लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। यानी कि जो टोरॉइड होता है ना, वो इस तरह से होता है कि हमने किसी सोलेनोइड को ना इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया हो, ऐसे घुमा दिया हो। तो बेटा इसमें करंट दौड़ रहा है, वही बात हो गई, इसके अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है करंट। अरे ये 90 डिग्री पे पड़ी हुआ है ऐसे, तो अगर ये एक तरफ से अंदर आ रहा है, एक तरफ से बाहर जा रहा है, इधर से क्रॉस मान लो, इधर से डॉट मान लो, तो ये जितना पतला होगा उधर इतनी यहाँ पे फील्ड बेटा उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको पता ही चल जाएगा बेटा, यहाँ पर फील्ड उतनी, यहाँ पर फील्ड 0 के अप्रोक्स हो जाएगी। यहाँ पे फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर मैंने एम्पियरेंस सर्कुलर लूप बना दिया, अंदर कोई करंट ही नहीं है। एम्पियरेंस सर्कुलर लूप के अंदर तो कोई करंट नहीं है ना, करंट तो बाहर में दौड़ रहा है, तो यहाँ भी बी 0 हो जाएगा। अरे देखो ना, जब बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, न्यू नोट आई। आई करंट किस में होना चाहिए, एम्पिरियल लूप में होना चाहिए। जब मैंने इसको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, मैंने यहाँ से एम्पिरियल लूप पास कर दिया, ये मैंने इसको ये बना दिया एम्पिरियल लूप। इसके अंदर तो कोई करंट नहीं है ना, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, 0 करंट है, तो यहाँ पर बी कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे बी 0 क्यों है, आप कहोगे सर यहाँ पे एम्पिरियल लूप बना देंगे, इसके अंदर करंट है, ये वायर में करंट है। अरे भाई तो जितना करंट अंदर जा रहा है उतना बाहर भी तो आ रहा है, एक तरफ से अंदर जाएगा, एक तरफ से बाहर आएगा, और ये पतली है वायर, तो दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे इससे। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर फील्ड भी 0 हो गई, बाहर भी फील्ड 0 हो गई। अब बात करते हैं अंदर। बेटा यहाँ पे अगर आप इंटेंसिटी निकाल लेंगे ना, यहाँ पे आंसर आएगा पक्का। पता क्यों आएगा, क्योंकि इस एम्पिरियल लूप में ना बेटा देखो इधर,
इस एम्पीरियल लूप के अंदर नेट करंट जीरो नहीं है, क्योंकि इधर से अंदर अंदर जा रहे हैं, बस ये अंदर जा रहा है, बाहर वाला तो बाहर रह गया ना एम्पीरियल लूप से, ये अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, ठीक है, ये अंदर आ रहा है, सारे अंदर अंदर वाले हैं। तो बेटा वही रूल लग जाएगा क्या, और बेटा ये सर्कुलर है और आपको पता है फील्ड कैसे जा रही है, बता ना, इसके अंदर फील्ड कैसे है, फील्ड भी तो ऐसे है, फील्ड भी तो ऐसे ही पास कर रही है। अरे सोलेनोइड में फील्ड कैसे पास करती है, टर्न्स के अंदर से पास करती है, ये भी फील्ड भी ऐसे पास कर रही है। एम्पीरियल लूप भी आपने सर्कुलर बनाया, तो बी डी एल इज इक्वल टू न्यू नोट आई, और आई कौन सा, वही एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, एन एल आई हो जाएगा, एन एल आई, वही बी बाहर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, एल, इसको आप 2πr भी लिख सकते हैं, न्यू नोट एन एल आई हो जाएगा, एक एल सी का, तो वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, क्लियर। एक बार इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें बेटा। बेटा इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं बेटा, वो आपको सारे, मैंने जितने भी आपको असाइनमेंट में, जितने भी आपको नोट्स में दिए हैं क्वेश्चन, आपको सारे ट्राई करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय बेटा।